हेलो लर्नर्स, वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स। आज हम क्लास 11th इंडियन इकोनॉमी के एमसीक्यू चैप्टर 4 के करेंगे। चैप्टर 3 तक एमसीक्यू और फिलअप हमने कर लिए हैं। अजर्शन रीजन भी हो चुके हैं इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर 3 तक। पहले हम इंडियन इकोनॉमी के ये सारे एमसीक्यूज़ कंप्लीट करेंगे 9 के 9 चैप्टर के। उसके बाद हम अजर्शन रीजन करेंगे बचे हुए। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय सुधारों का एक तत्व नहीं है? राजकोषीय सुधार का एक तत्व नहीं है। कर सुधार भी है, राजनिक जो सार्वजनिक व्यय है उसमें सुधार भी है, सार्वजनिक ऋण पर नियंत्रण, ये सारे के सारे राजकोषीय सुधार हैं। ब्याज दर में परिवर्तन, मौद्रिक नीति का सुधार है, ये राजकोषीय सुधार नहीं है। तो पहले का सी ऑप्शन आएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड, निजीकरण का कौन सा एक घटक नहीं है जो निजीकरण का नहीं है? निजीकरण में क्या आएगा? सार्वजनिक क्षेत्र, सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के शेयरों की खरीद, ये सारा का सारा सरकार अपने मतलब है कि निजीकरण का ये घटक नहीं है। बाकी सभी निजीकरण के घटक हैं, प्राइवेटाइजेशन के हैं। सार्वजनिक क्षेत्र को कम कर दो, प्राइवेटाइजेशन हो गया। सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों में विनिवेश, यानी कि जितने भी पब्लिक सेक्टर के वो हैं इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें पैसा ना लगाओ, मतलब तो निजीकरण हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र जितने भी पब्लिक सेक्टर उनके शेयर हैं उनको बेच दो प्राइवेट हाथों में, तो निजीकरण हो गया। लेकिन सरकार जब औद्योगिक क्षेत्रों के शेयरों को खरीदती है तो अपने वो प्रोडक्शन को बढ़ा रही है, अपने शेयर को खरीद के वो अपना क्षेत्र बढ़ा रही है, तो इसका मतलब वो निजीकरण नहीं हो रहा, वो सार्वजनिकरण हो रहा है। तो निजीकरण का एक घटक नहीं पूछा था, इसका मतलब दूसरे का डी आंसर। उसके बाद है, निम्नलिखित में से अर्थव्यवस्था के वित्तीय क्षेत्र का एक तत्व कौन सा है? वित्तीय क्षेत्र, फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग, नॉन बैंकिंग, स्टॉक एक्सचेंज, विदेशी विनिमय, सारे के सारे ही क्या हैं? फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेट करते हैं। तो उपरोक्त सभी। फॉर है, कौन सा अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर का, वस्तु और सेवा कर। जो जीएसटी है, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। तो जीएसटी से रिलेटेड मैंने वीडियो डाल भी रखी हैं अपने इसी चैनल पर। आप वीडियोस में या प्लेलिस्ट में जाके आप उसको सर्च कर सकते हैं। आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव एक वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब एक नॉलेज मिलने वाला है जीएसटी से रिलेटेड, अगर आप वीडियो देखते हैं अपने चैनल पर सक्सेस विद इकोनॉमिक्स पर। भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने की निम्नलिखित में से कौन सी एक रणनीति है? भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करना है, ग्रेज करना है। तो आंशिक परिवर्तनीयता, जो पार्शल कन्वर्टिबिलिटी होती है, टैक्स टैरिफ वगैरह में कमी, विदेशी निवेश की अंश सीमा में वृद्धि, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ाना। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा देते हैं। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। भारतीय अनुभव के संदर्भ में सरकार द्वारा नियंत्रण लगाए गए थे। सरकार ने किस किस पर नियंत्रण लगाए थे? निजी एकाधिकारी फर्मों को विस्तार को रोकने के लिए और बड़े औद्योगिक घरानों का देश के वित्तीय साधनों पर नियंत्रण रोकने के लिए, इसलिए सरकार ने इन पे कंट्रोल लगाए थे। सी ऑप्शन। नई आर्थिक नीति के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के उदारीकरण ने आरबीआई की भूमिका को बदल दिया है। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जब हुए तो आरबीआई की भूमिका बदल गई। किस सेंस में? वित्तीय क्षेत्र के नियामक, जो फाइनेंशियल सेक्टर का रेगुलेटर था, उस रेगुलेटर की जगह अब ये सहायक के रूप में काम करता है आरबीआई, ठीक है। तो 7th का है ए। नई आर्थिक नीति के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र संबंधी सुधारों में कौन से शामिल हैं? 8वें का है डी ऑप्शन, सारे के सारे। क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र संबंधी क्या क्या सुधार हुए थे? एक तो औद्योगिक लाइसेंस का उन्मूलन हो गया था, हटा दिया था उसको। उत्पादन क्षेत्र से आरक्षण को हटा दिया था। सार्वजनिक क्षेत्र को संकुचन कर दिया था। ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन हो गया था, जिसकी वजह से औद्योगिक क्षेत्र में सुधार हुए थे। और डी विल बी राइट आंसर, सारे ऑप्शन थे ये। नई आर्थिक नीति के अंतर्गत बाहरी क्षेत्र संबंधी सुधारों में क्या शामिल है? विदेशी विनिमय सुधार और विदेशी व्यापार नीति संबंधी सुधार, यानी कि सी। विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किसका प्रवर्ती था? व्यापार और सीमा शुल्क महासंधि का, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, गेट। हिंदी में इसको व्यापार और सीमा, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गेट। तो गेट 1945 में ये बना था। 1947 से इसने अपना काम करना शुरू किया, लेकिन बाद में 1995 में 1 जनवरी 1995 को गेट को बदलकर क्या बना दिया था? विश्व व्यापार संगठन, यानी कि डब्ल्यूटीओ, ठीक है। तो डब्ल्यूटीओ किसकी जगह पर आया? गेट की जगह, और गेट की ये फुल फॉर्म है।
अब है सन 1991 से पहले सरकार ने घरेलू अर्थव्यवस्था में निजी उद्यमों पर कई तरह के कंट्रोल लगाए थे। ठीक है, वित्तीय क्षेत्र के डैश के रूप में देखो, पहले निजीकरण पर ज़्यादा कंट्रोल थे, बाद में निजीकरण को क्या कर दिया था सरकार ने, जब उदारीकरण की पॉलिसी अपनाई, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सरकार ने लाइसेंस मुक्त वगैरह कर दिए, तो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिला था। तो वित्तीय क्षेत्र के रेगुलेटर के रूप में आरबीआई देश के व्यापारिक बैंकों की ब्याज दर खुद निर्धारित करता था। अब आरबीआई इनका सहायक है कमर्शियल बैंकों का, पहले ये रेगुलेटर था। ठीक है, तो अब ये पहले की बात हो रही है, तो ये क्या था, रेगुलेटर। कर सुधार, रेगुलेट करना, कंट्रोल करना। कर सुधार डैश सुधार का प्रमुख घटक है। कर टैक्स रिफॉर्म्स राजकोषीय सुधार है। मौद्रिक में सारे बैंक से रिलेटेड या पैसों से रिलेटेड सुधार आएंगे, लेकिन जब कर सुधार की बात हो, सार्वजनिक खर्चे की बात हो, सरकार की इनकम की बात हो, तो वहाँ पर आएगा राजकोषीय सुधार। डैश कर उन करों को कहते हैं जिनका भार अन्य व्यक्तियों पर टाल सकते हैं हम, अप्रत्यक्ष कर, शिफ्ट किया जा सकता है इसको। कर उन करों को कहते हैं, हो गया ये पांचवा है। डैश विप्रायन देशों की मुद्राओं के रूप में भारतीय रुपये का मूल्य का घटना, जब भारतीय रुपये की वैल्यू घट जाती है तो उसको डीवैल्यूएशन बोलते हैं, हिंदी में अवमूल्यन। अवमूल्यन। उदारीकरण और हस्तक्षेप जो प्रणाली है, लिबरलाइजेशन और जो लेसेस फेयर है, ये दोनों भिन्न धारणाएं हैं, अलग धारणाएं हैं। हस्तक्षेप में तो सरकार बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करती, बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करती, बट उदारीकरण में क्या है, उदारीकरण में सरकार कुछ हद तक कंट्रोल करती है। अब है डैश अभिप्राय 9 ऐसे लाभ अर्जित करने वाले उद्यमियों से जिनकी तुलना महाराजा विक्रमादित्य के दरबार के 9 दरबारियों से की जाती है, तो वो क्या है, नवरत्न। ठीक है, डैश का अर्थ है सामाजिक हित की अपेक्षा सब हित को श्रेष्ठता देना, सब हित, अपना हित देखना निजीकरण में। 9th है आर्थिक सुधारों के अनुरूप विदेशी व्यापार नीति को ज़्यादा लंबा समय के लिए अवधि के लिए लागू किया गया था। दीर्घ। बाहरी स्रोत वैश्वीकरण की प्रक्रिया का एक परिणाम है। बाहरी स्रोत मतलब बाहर दूसरे देशों के साथ रिलेशन बनाना, तो ये वैश्वीकरण का ही एक स्रोत है। हिंदी में आई होप आपको समझ आ गई है। अब है इंग्लिश। Which of the following is not an element of fiscal reforms? Sorry. Which of the following is not an element of fiscal reforms? तो कौन सा नहीं है, फिजिकल रिफॉर्म्स कौन सा नहीं है, चेंज इन इंटरेस्ट रेट। सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंसिक्वेंस ऑफ पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की कौन सी पॉलिसी नहीं है। परचेज ऑफ इंडस्ट्रियल शेयर बाय गवर्नमेंट, ये मैंने बिल्कुल अच्छे से हिंदी वाले क्वेश्चन में मैंने स्टार्टिंग में आपको समझा दिया है। फाइनेंशियल सेक्टर का जो एलिमेंट है वो सारे के सारे हैं, ऑल ऑफ दिस। एक इनडायरेक्ट टैक्स का है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रेटेजी टू प्रमोट ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में क्या आएगा, ये तीनों ही ऑप्शन आएंगे, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी, टैरिफ को कम करना और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, तो डी विल बी राइट आंसर। उसके बाद है 6th है, इन द कंटेस्ट ऑफ इंडियन एक्सपीरियंस कंट्रोल वर इम्पोज बाय गवर्नमेंट विद व्यू ऑफ, ए और बी दोनों ही आएंगे, सी ऑप्शन। लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज द रोल ऑफ आरबीआई इन द इकोनॉमी। लिबरलाइजेशन इकोनॉमी में अब आरबीआई रेगुलेटर की जगह एक फैसिलेटर का काम करता है। 7th का है ए। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स थे जो न्यू इकोनॉमी के, वो क्या थे। 8वें का आपका आएगा डी। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यही हुए थे कि इंडस्ट्रियल लाइसेंस को कम करना, पब्लिक सेक्टर को कम से कम संकुचित करना, मतलब पब्लिक सेक्टर का एरिया कम करना, उसको संकुचित करना, और डी रिजर्वेशन, प्रोडक्शन एरिया का डी रिजर्वेशन करना। एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स अंडर एनईपी पॉलिसी। 9th का है सी, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। द डब्ल्यूटीओ किसकी जगह पर आया है, जनरल एग्रीमेंट और टैरिफ एंड ट्रेड, गेट की जगह पर। ठीक है, अब है फिलअप। 1991 से पहले गवर्नमेंट ने सेवरल टाइप ऑफ कंट्रोल्स ऑन प्राइवेट एंटरप्राइज इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, प्राइवेट पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल थे। एज ए रेगुलेटर, पहले ही रेगुलेटर था फाइनेंशियल सेक्टर का, तो आरबीआई ही फिक्स करता था इंटरेस्ट रेट को। टैक्स रिफॉर्म आर प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी। उसके बाद डैश टैक्स आर दोज जिसको शिफ्ट किया जा सकता है, इनडायरेक्ट टैक्स। डैश इम्प्लाइज ए फॉल इन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, अदर करेंसी, डिवैल्यूएशन। लिबरलाइजेशन लेसेस फेयर सिस्टम क्या है, डिफरेंट है। डैश रेफर टू द 9th सेंचुरी प्रॉफिट जो है नवरत्न, विक्रमादित्य के से लिए गए थे शासन से नवरत्न।
8 है, डैश इम्प्लाइज सुप्रीमेसी ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट ओवर सोशल इंटरेस्ट, जो अपने इंटरेस्ट को देखते हैं, दैट इज प्राइवेटाइजेशन। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एनफोर्स की गई फॉर लॉन्गर टाइम के लिए। आउटसोर्सिंग इज एन ऑफशूट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, समझ में आए हैं सारे क्वेश्चन। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।